हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी चौरासी कुटिया की, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर लगभग 84 लाख प्रजातियां हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात फिर मनुष्य जन्म पाती है। इसलिए जब मैं ऋषिकेश के 84 कुटिया के विषय में सुना, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बताने वाले ने मुझे तुरंत यहाँ स्थित बीटल आश्रम के विषय में भी बताया। मेरे मस्तिष्क ने दोनों जानकारियों को जोड़ने की चेष्टा की और मैंने झट से पहचान लिया कि यह भूतपूर्व महर्षि महेश योगी का आश्रम है। जिन्हें बीटल्स के विषय में जानकारी नहीं है, उन्हें बताना चाहूँगी कि बीटल ब्रिटेन स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पॉप बैंड ग्रुप था। इस दल के सदस्य आध्यात्मिक जागृति की खोज में लगभग 40 वर्ष पूर्व भारत आए थे तथा महर्षि महेश योगी के आश्रम में ही ठहरे थे। तो यहीं 84 कुटीर एवं बीटल्स आश्रम के विषय में अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं महर्षि महेश योगी के आश्रम में पहुंची गई। महर्षि महेश योगी जी ने सर्वप्रथम 1960 में इस स्थान का दौरा किया था। गंगा के किनारे स्थित इस निर्मल स्थान से 84 वर्षों हेतु इसे पट्टे पर देने का अनुरोध किया। – 1961 में उन्हें यह स्थल 40 वर्षों के लिए पट्टे पे प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने आश्रम बनाया। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों से इस आश्रम को ख्याति प्राप्त होने लगी। आश्रम को स्थिरता प्रदान करने के पश्चात महर्षि महेश योगी जी ने अपने कार्यकलापों को पश्चिमी देशों, मुख्यतः यूरोप में स्थानांतरित किया। उनके जाने के पश्चात कुछ समय आश्रम क्रियाशील रहा, किंतु 1960 के दशक में अंततः आश्रम परित्यक्त हो गया। आश्रम की इमारतें शनैः शनैः खंडहर में परिवर्तित होने लगी। सन 2000 के प्रारंभ में आश्रम की धरती पुनः वन विभाग को दे दी गई। भला हो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधकों का, जिन्होंने टिकट युक्त पर्यटन आकर्षण में परिवर्तित करने का निश्चय किया। 84 कुटिया बीटल आश्रम के नाम से भी लोकप्रिय है। सन 1961 में इस दल के सदस्य महर्षि जी से अतीन्द्रिय ध्यान की कला सीखने ऋषिकेश आए थे तथा वे इसी आश्रम में ठहरे थे। उन्होंने महर्षि महेश योगी से अध्यात्म और योग की शिक्षा ली थी। अध्यात्म एवं योग ध्यान को आत्मसात करते हुए इसी आश्रम में उन्होंने कई गीतों की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि संगीतज्ञ के रूप में यह समय उनका सर्वाधिक फलदायी समय था। इसी दौरान दल के सदस्य जॉर्ज हैरिसन ने सितार बजाना भी सीखा। वास्तव में इस आश्रम में उनका संबंध चिरस्थायी व शाश्वत हो गया है। मैं विश्वास से नहीं कह सकती कि बीटल्स ने इस आश्रम की ख्याति पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाई अथवा आश्रम ने पश्चिमी देशों में अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए बीटल्स के नाम का इस्तेमाल किया था। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध यह 84 कुटिया आज कैसी है। 84 कुटिया में सर्वप्रथम मैंने कक्ष में स्थित चित्र दीर्घा देखी। इसमें से एक दीर्घा बीटल्स द्वारा इस आश्रम को दी गई भेंट को समर्पित है। मैंने इससे पूर्व उनकी इस तथा कथित यात्रा के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। उससे मैंने अनुमान लगाया कि सब इतना सुनहरा नहीं था जितना लोगों को लगता है। बीटल्स के सदस्य एक एक कर आश्रम को छोड़कर चले गए थे। कुछ को यहाँ का मसालेदार भोजन और कीड़े मकोड़े रास नहीं आए, तो कुछ लोगों द्वारा उनको मिलते अतिरिक्त ध्यान से विक्षुब्ध थे, तो कुछ को लगा कि योग ध्यान उनके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि आश्रम में एक अनुचित व्यवहार का भी मामला हुआ था। बीटल्स के 4 सदस्य यहाँ केवल 1 महीना ही ठहरे थे।
इतनी छोटी अवधि पर एक स्थान का नाम परिवर्तित कर देना क्या यह उचित है? वह भी उनके प्रवास के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए बिना। फिर भी लोग इस आश्रम को ऐसे ही पहचानते हैं, बीटल्स आश्रम। भारत में बीटल्स के प्रवास के विषय में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ अंदर जो भित्तियाँ बनी हुई थी, जो चित्र बने हुए थे, उसमें लिखा था वी लव ऋषिकेश, अर्थात हम ऋषिकेश से प्रेम है। एक और भित्ति चित्रों से भरी दीवार थी तो दूसरी ओर वृक्षों से आच्छादित बेंचों को सुव्यवस्थित कतारें थी। चलते चलते थोड़ा और आगे बढ़ी, समक्ष मुख्य द्वार था। उस पर नाम लिखा था 84 कुटिया। प्राकृतिक पत्थरों की ढकी बीज कोस की भांति दिखाई पड़ती कुटियाएं समक्ष प्रकट होने लगी। तो क्या ये थी वे प्रसिद्ध कुटियां जिन पर इस स्थान का नामकरण हुआ था? उनको देखते ही कौतूहल और बढ़ने लगा था। जैसे ही उनके समीप पहुंची, मेरे ध्यान में आया कि सब 2 मंजिली कुटिया थी। प्रत्येक कुटिया के भीतर दोनों मंजिलों को जोड़ती छोटी मूलभूत सीढ़ियां थी। मेरे समक्ष एक काल्पनिक दृश्य उभरने लगा। साधक इन कुटियाओं में बैठकर जंगल में पसरती इकलौती ध्वनि गंगा का कलरव सुनते आंखें मूंदकर ध्यान कर रहे हैं। सामने की इमारतें में एक अल्पाहार गृह था। उसे देख आभास हुआ कि भूख लग गई है। जल्दी से कुछ खाया और अल्पाहार गृह के निकट स्थित छायाचित्र प्रदर्शनी कक्षों की ओर बढ़ गई। 3 कक्षों में छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। पहले कक्ष में अतीन्द्रिय ध्यान और महर्षि महेश योगी से संबंधित चित्र हैं। दूसरा कक्ष आश्रम के प्रसिद्ध अतिथि बीटल्स को समर्पित है तथा तीसरा कक्ष राजाजी बाग आरक्षित वन के जंगली जानवरों से आपका परिचय कराता है। 84 कुटिया में एक शिव मंदिर भी है। प्रदर्शनी कक्ष से बाहर आकर मैं खंडरों को देखने के लिए चल पड़ी। सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पड़ी एक छोटे से शिव मंदिर पे। वहाँ 2 शिवलिंग व एक नदी की मूर्ति थी। वहाँ से आगे बढ़ते ही विध्वस्त इमारतें मेरे समक्ष प्रकट होने लगी। मेरे बाईं ओर एक रसोई घर था। सूचना पट्टिका के अनुसार किसी समय यह आश्रम के 400 रहवासियों का पेट भरता था। आज इसे देख ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कभी यह रसोई घर रहा होगा। मेरे दाहिने ओर स्थित खंडित इमारत कभी छापाखाना हुआ करती थी। सूचना जो पट्टिका वहाँ लगी हुई थी, उससे जानकारी दी कि महर्षि महेश योगी की साइंस ऑफ बीइंग, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी कई प्रसिद्ध पुस्तकें तथा श्रीमद् भागवत पर उनकी टिप्पणियों की प्रथम प्रतियां यहाँ प्रकाशित हुई थी। मुझे तो केवल कुछ खंडित अलमारियों के ताक दिखाई पड़े। स्पष्टतः मुद्रण यंत्रों को वहाँ से हटा दिया गया था। वहाँ एक वेद भवन भी था, एक चौड़ा पत्थरों से जड़ा पत्थर जिसके दोनों ओर खंडहर हैं, आपको आगे ले जाता है। बाईं ओर स्थित वेद भवन एक व्याख्यान कक्ष है। बाईं ओर ही एक और कक्ष है जिसके बाहर लगे सूचना पट्टिका पर अतीन्द्रिय ध्यान की मूल परिभाषा अंकित है। इस कक्ष के भीतर एक मंच है जिस पर मेरे अनुमान से गुरुजी बैठते थे। दोनों ओर की खिड़कियों से जंगलों का दृश्य दिखाई देता है। वर्तमान में भित्तियां आध्यात्मिक चित्रों से भरी हुई है। उस समय जब आश्रम साधकों से भरा रहता था तब भी क्या ये ऐसे ही थे? मैं विश्वासपूर्वक नहीं कह सकती। आगे अंतर्राष्ट्रीय अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों को ठहराने हेतु अतिथि गृहों का समूह है। इसे पंचकुटी कहा जाता था। थोड़ा आगे जाकर प्रसिद्ध सप्तपुरी संकुल है जहां बीटल्स के सदस्य ठहरे थे। इंटरनेट से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ के कक्ष सर्व पाश्चात्य सुख सुविधाओं से लैस थे। यहीं आनंद भवन और सिद्धि भवन भी था। आनंद भवन में बहुत सारी खिड़कियां बनी थी। आश्रम के साधकों के रहने का स्थान था ये आनंद भवन। ये इस परिसर के सर्वाधिक विशाल इमारतें हैं। सूचना पट्टिका कहती है कि इन साधकों के निवास थे जो उच्च पाठ्यक्रम में भाग लेने और गुरु बनने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने यहाँ आए थे। इसकी पिरामिड के आकार की अथाट सुंडाकार तिरछी भित्तियाँ अत्यंत रोचक है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इमारत के भीतर संपूर्ण ऊंचा संचित करने की मंशा से इन्हें ऐसा आकार दिया गया है।
इसकी असाधारण संरचना अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। सशंकित मन से मैंने इमारत के भीतर प्रवेश किया और कक्षों की भूल भुलैयों में मैं खो सी गई। ऊपरी मंजिल पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सब रहवासी इकाइयां हैं, यह मेरी समझ में आ रहा था, फिर भी यहाँ कुछ तो अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। भित्तियों पर लिखी पंक्तियाँ तथा आसपास की अस्वच्छता मेरी बेचैनी और बढ़ा रही थी। कुछ क्षण वहाँ बिताकर मैं बाहर आ गई। वहाँ पे ध्यान कुटियों के बीच का गलियार। अच्छा, प्राकृतिक पत्थरों के ढकी बीजकोष की भांति दिखाई पड़ती कुटियाएं जो मैंने बाहर देखी थी, उन्हें 84 कुटियां नहीं कहा जाता, बल्कि परिसर के भीतर एक इमारत है जिसे 84 कुटियां कहा जाता है। यह एक अनोखी इमारत है। भीतर प्रवेश करते ही इमारत 2 भागों में बंट जाती है। आप किसी भी भाग का चयन कर भीतर आ जाइए। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपके समक्ष 2 लंबे गलियारे होंगे। दोनों ओर स्थित ये गलियारे समान अंतराल पे प्रकाश परावर्तित करते हैं। गलियारे में चलते समय मेरे ध्यान में आया कि दोनों ओर स्थित छोटी खिड़की युक्त छोटे छोटे कक्ष वास्तव में साधकों हेतु ध्यान लगाकर बैठने के लिए बनाए गए थे। ये एक एक कर जुड़े कुल 84 कक्ष हैं। अत्यंत छोटे होने के कारण केवल एक साधक ही एक कक्ष में आसानी से बैठ सकता है। पास लगे सूचना फलक के अनुसार ये योग के 84 मुद्राओं पर आधारित है। कौन सी व किस प्रकार मैंने अनुमान लगाने की चेष्टा की। गलियारा पार करते ही एक खुला प्रांगण है जिसमें एक ऊंचा मंच भी है। यहाँ से गंगा और ऋषिकेश नगरी दिखाई पड़ती है। गंगा को उस पर लटकते लक्ष्मण झूले के साथ देखना किसी वरदान से कम नहीं है। आगे जाकर मैंने महर्षि महेश योगी का बड़ा सा निवास स्थान देखा। यह आवास भले ही सादा हो, किंतु गंगा के समीप निर्मित। जब वे यहाँ निवास करते रहे होंगे, रात्रि के सन्नाटे में गंगा नदी ने अपने मधुर कलरव से उन्हें लोरी अवश्य सुनाई होगी। इस इमारत के नीचे एक तलघर है जो मुझे अत्यंत भयावह प्रतीत हुआ। कभी बागों व जलाशयों के अलंकृत इस त्यक्त इमारत की देखरेख न होने के कारण इसकी यह दुर्दशा हो गई है। कुछ क्षण वहां बैठकर मैं अपने आसपास सुंदर बागों और जलाशयों की कल्पना करने लगी। अपने चरम समय में यह परिसर अवश्य एक मनोरम स्थल रहा होगा। अब मैं इस परिसर में वापसी की यात्रा आरंभ कर दी थी। इस बार मैं बीज को सदृश कुटियों की मालों के मध्य से चलने लगी। चौरासी कुटियों की दीवारों में ना बहुत मनमोहक से चित्र लगे हुए थे। सभी खंडरों पर भित्ति लेखन व चित्र थे। नीरस से दिखते खंडरों पर अचानक रंगों की छटा दिखाई पड़ती है। मुझे ये अपेक्षाकृत नवीन प्रतीत हुए। कदाचित पिछले 2 वर्षों में उन्हें बनाया गया है। इन भित्ति लेखनों व चित्रों की जो बात मुझे अत्यंत भाई वह यह है कि इनकी विषय वस्तु परिसर के मूलभूत तत्वों से मेल खाती है। एक ओर जहाँ ये रूढ़ी मुक्त विचार व्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर आध्यात्म से भी संबंध दर्शाते हैं। जैसे जहाँ तक ओम अथवा श्री यंत्र या योग मुद्राएं भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। प्रयोग किए गए रंग बहुआ कोमल हैं। कहीं कहीं एक ही रंग का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं रंग बिरंगे पुष्प व मोर जैसे पक्षी भी चित्रित हैं। विशाल कक्ष में महेश योगी के कुछ चित्र हैं जिनमें उनके प्रसिद्ध शिष्यगण भी साथ हैं। बाकी स्थानों पर निराकार कलाकारी की गई है जिनमें कुछ अत्यंत आकर्षक हैं। पता नहीं कि यह पूर्व नियोजित कलाकारी है अथवा किसी ने रिक्त स्थान पाकर अपनी कलाकारी दर्शाई है। ऋषिकेश में गंगा के उस पार स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में यह 84 कुटिया स्थित है। मैं यहाँ चीला की ओर से आई थी, इसलिए सीधे यहाँ पहुँच गई। यदि आप ऋषिकेश की ओर से आ रहे हैं तो सर्वप्रथम परमार्थ निकेतन पहुँचे, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम की ओर पैदल चलें। वेद निकेतन आश्रम पहुँचने तक चलते रहे। इसके पश्चात जंगल की दिशा में जाएं। आपको शीघ्र ही 84 कुटिया का फलक दिखाई पड़ेगा। 84 कुटिया जंगल से घिरी हुई है। इसके परिसर में भ्रमण करते समय आपको अपने चारों ओर जंगल दृष्टिगोचर होगा।
कानों में पड़ती जंगल की ध्वनि आपको रोमांचित कर देगी। यूँ तो गंगा आश्रम के पास में ही बहती है, पर इस आश्रम तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए आपको गंगा का शीर्ष दृश्य दिखाई पड़ेगा। 84 कुटिया हर दिन प्रातः 9 बजे से संध्या 6 बजे तक खुली रहती है। दर्शन शुल्क भारतीयों के लिए तो पहले 150 था, अब 200 रुपये कर दिया है, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए 100 रुपये की टिकट है, और छात्रों के लिए 50 रुपये की। परिसर के भीतर छोटा अल्पाहार गृह है, किंतु यहाँ खाद्य पदार्थों के सीमित विकल्प हैं। चूँकि यह जंगल का एक भाग है, जंगली जानवरों के भी आपको दर्शन हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। आश्रम का पूर्ण पैदल भ्रमण करने में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। हो सके तो सांझ बेला में यहाँ आने का प्रयत्न करें। इस समय शांति से बैठकर गंगा को देखने का असीम आनंद प्राप्त होता है। आप किसी भी कुटिया में बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, केवल कुटिया स्वच्छ करने की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन जो ये कुटियाँ हैं ये यहाँ गंदगी बहुत हो रखी है। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही था। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। और फ्रेंड्स, आगे ना मैं कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़ती जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।